कोई भी घटना होती है नियत और नियति की आधार पे ही होती है। तो हम लोग के समाज में किस प्रकार की नियत और किस प्रकार की नियति अभी विद्यमान रही है आपके दृष्टिकोण से? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होता है, जहाँ पे आपको गरीबी है जी जहाँ पे अशिक्षा है, जी जहाँ पे मजबूर लोग रहते हैं, वहाँ आपको न नीति काम करता है और न नियति काम करता है। आपको नीति और नियति दोनों आपको आप मान के चलिए कि मेरे घर में मेरे बाल बच्चा भूखे हैं और आप हमको आपके बाल बच्चा बीमार हैं, आप हमको 1000 रुपया देते हैं कि दवा ला दीजिए, तो उस 1000 का हम आपके बच्चा के लिए दवा ला देंगे या हम अपने बच्चा के लिए चावल खरीदेंगे। तो यहाँ पे नियत और नियति, नियत मेरा ठीक है, हम चाहते हैं कि आप आपके बच्चा के लिए दवा ला दें, लेकिन फिर हमारा बच्चा भी मर रहा है भूख से, तो हम चावल खरीद लें। तो ये इस टाइप का अवस्था है आपको मधेश में। इसमें गरीबी, अशिक्षा, आपको बेरोजगारी के कारण से ये आपके मन में इस टाइप का प्रश्न उपजता है। तो माने यहाँ के लोग दृढ़ संकल्पित हैं, निष्ठावान हैं और ऊर्जावान हैं जी और जो माने आरोप लगाता है इस टाइप का, जो नियति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है, लोग कहता है जो दलित का कुआ पानी नहीं पीता, अब पहले लोग, अभी तो उस टाइप का नहीं है, जो गंदा रहता है, आप उसको उसका गरीबी दूर कर दीजिए, अपने आप वो सफ़ा हो जाएगा, उसको रोज़गार दीजिए, सफ़ा हो जाएगा। तो मैंने नियति ठीक करने के लिए नियत ठीक करने के लिए सरकार को चाहिए अशिक्षा को हटाए, बेरोजगारी को हटाए, गरीबी को हटाए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके कहने का तात्पर्य एक सीधी सी बात कहा जाए तो जहाँ पे जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने नियत और नीति के आधार पे ही करता है। आपके कहने का थोड़ी सी एक मैं इसी में जोड़ देना चाहूँगा कि जो शिक्षक है वो पढ़ाते हैं, जो राजनीति करता है वो राजनीति करते हैं, इसी के साथ साथ जो बदमाश है वो बदमाशी करते हैं, है ना। ये सीधी जिसका वो नियत है उसी प्रकार से वो अपना कर्म भी करता है, वही नीति होता है उसका। ठीक उसी प्रकार से क्या हम लोग के समाज में यही विधि है या इससे कुछ अलग भी है? नहीं, आपने जो कहा वही है, लेकिन जी जी लेकिन जो सोचने का अभिप्राय है, जिस अभिप्राय से आप बोले हैं, जी जी जो अभिप्राय से आपने हमारे साथ क्वेश्चन किया है, जी जी उसको हम आपको उस टाइप का जवाब दिए। जो लोग माने मधेश के लोगों को, मधेश के लोगों को जो आरोप लगाता है, उस आरोप को हम आपको जो है खंडन किए हैं कि इस टाइप का अवस्था नहीं है। यहाँ के लोग का नियत भी ठीक है, नियति भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और भी परिमार्जन करना पड़ेगा। जैसे आप करें, शिक्षक है उनको बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, उनको थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाएंगे। यानी यहीं के पढ़े हुए लोग सब पहले डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, लेकिन आज का अवस्था थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उनको थोड़ा सा और भी मेहनत करना चाहिए। जी। अब इसमें थोड़ा सा हम इस बात को थोड़ी सी राजनीतिक मोड़ देना चाहेंगे इस नियति और नियत के संबंध में। जैसे पहले सैकड़ों मील दूर की एक कहानी है जिस कहानी को लेकर के आज बड़े आदर के साथ में हर एक लोग नाम लेते हैं, जिसका नाम मदन भंडारी नाम कहा करते हैं, जो कि एक परिवार का एक कहानी है वो कि उनके ही घर के लोग उनको मतलब कि स्वर्ग सिधार दिया, लेकिन आज उनके ही घर के लोग कुछ एक शीर्ष स्थान पे है, लेकिन फिर भी एक अपने ही घर के लोगों का रक्त पिपासु होकर के अपने ही घर के लोगों का जान ले लिया। लेकिन वो सैकड़ों मील दूर आज हम लोग की समाज में वो नीति फैल चुकी है, जो कि अपने ही समाज के लोगों के खून के पिपासु हो चुके हैं, जिसका पराकाष्ठा आपके बीरगंज की ही घटना है, जहाँ पर मुकेश चौरसिया जी का हत्या हुआ। एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता में ही ये विवाद हुई। तो ये किस प्रकार की नीति और किस प्रकार की नीति हम लोग के समाज में एक वायरस की तरह फैल रही है कि अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों के प्रति ये इस प्रकार की भावना, द्वेष ये उत्पन्न होती जा रही है। इसके संबंध में आप क्या कहते हैं?
आपका बहुत ही सांदर्भिक आपका प्रश्न है। आप स्वर्गीय मदन भंडारी जी का नाम उठाएं। जी उनको जननेता भी कहा जाता है। जी उन्हीं के विचार पे, उन्हीं के पथ पे पार्टी चल रही है, ऐसा कम्युनिस्ट लोगों का जी कहना भी है। जी उनके ही पत्नी जी आज राष्ट्रपति भी हैं और उन्हीं का हत्यारा पता नहीं लगा। जी तो इस सरकार का मुखिया का या उन्हीं के परिवार के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनका क्या मनसाई है उस छानबीन में, उस उनका क्या नियति है, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है और कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आज यदि चाहे तो उसको निष्पक्ष छानबीन करके दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो दोषी को कार्रवाई नहीं करने का उन लोगों का मनसाई है। उन्हीं के पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों का हत्या कर देते हैं। इस देश में आपको कानून का राज नहीं है, इस टाइप का ये आपको महसूस होने लगा है यहाँ के लोगों का। यहाँ सुरक्षित नहीं है लोग, न महिला सुरक्षित है न पुरुष सुरक्षित है। आप भी बताएं, कुछ दिन पहले मुकेश्वर सिंह जी का हत्या हो जाता है भरी सभा में कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता द्वारा, तो आपको जो है ना 6 वर्ष के एक बालिका का आपको बलात्कार करके हत्या कर देता है ये आपको बर्दीवास में। नहीं, बिल्कुल एकदम खौफ ही नहीं है, लोगों के बीच में डर नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि पैसा है तो छूट जाएंगे, पैसा है तो बच जाएंगे। इस देश में आपको मजबूत कानून की आवश्यकता है और मजबूत कड़ा कानून माने क्या आवश्यकता है, कड़ा कानून आना चाहिए और इस कानून को पालन कराने वाले जो लोग हैं उनका भी नियत ठीक होना चाहिए। उनका नियत आपको कानून पालन कराने से भी ज़्यादा आपको उनका नियति भी खराब है, उनका नियत भी खराब है। कानून को पालना आपको पैसा से तोलते हैं। और आप भी अभी आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिवेदन आया है इसी हफ्ते, जो आपको नेपाल एशिया महादेश के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश में आ गया है। इस देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये 2/3 का सरकार है। लोग कहता है या उन लोगों का नारा है जो सर्वहारा का सरकार है, गरीबों का सरकार है। तो आपको लगता है ये अभी का सरकार गरीबों का सरकार है, सर्वहारा का सरकार है? एकदम बिल्कुल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी नेता हैं वो अधिकांश नेता आपको अरबपति हैं और उनका जो कार्यकर्ता है अधिकांश गरीब है। वो गरीबी से उठने नहीं देते हैं, इसलिए नहीं उठने देते हैं, गरीबी से नहीं उठने देते हैं, शिक्षा से नहीं उठने देते हैं। यदि वो शिक्षा से अवेयर हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे या धन से आपको मजबूत हो जाएंगे तो 500 रुपया भत्ता के लिए उनके जुलूस में, उनके नारा में नहीं जाएंगे। यदि उनके पास अवेयर हो जाएंगे तो 1000 रुपया या 500 रुपया लेकर के वोट नहीं करेंगे। उनका जो कम्युनिस्ट का कार्यकर्ता है उसमें आपको अधिकांश कार्यकर्ता आपको अशिक्षित हैं और जो शिक्षित हैं वो नेता हैं, जो पैसा वाले हैं वो नेता हैं, जो गरीब हैं अशिक्षित हैं तो उनका वोटर है, कार्यकर्ता है। ये इसके बीच में जो दूरी है, ये खागल जो आपको नेता और कार्यकर्ता के बीच में आपको कम्युनिस्ट में ये दुनिया में कहीं नहीं है इतना बड़ा खागल। सर इसमें थोड़ा सा मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि बात यहाँ पार्टीगत बात की नहीं है। हम लोग की समाज में जो अभी वायरस के रूप में ये द्वेष द्वंद्व जो फैल रही है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मुकेश चौरसिया की घटना को अगर लेकर के आगे चला जाता है, अगर कहीं वैसी घटना हर घर में अगर घटना शुरू हो जाए तो हर घर में एक प्रकार की मातम मनाने को मिलेगा। तो इस घटना के संबंध में क्या है आपका कहना? देखिए, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए जी और लोग यदि उनको सज़ा मिल जाता है, कड़ा कानून बनता है, कड़ी रूप से सज़ा मिलता है तो लोग आपको इस टाइप का अपराध करने से, इस टाइप का उदंडता करने से डरेंगे। लोगों में डर खत्म हो गया है क्योंकि ये देश के मुखिया, ये देश की सरकार आपको पूर्ण रूपेण हर एक स्तर पे आपको नाकाम हो चुका है, फेलियर हो चुका है। यहाँ न कानून है, न कानून का राज है, न आपको
जब मैंने हर एक जगह आपको भ्रष्टाचार है, अराजकता है, उदंडता है, जी ये सभी इसी सरकार में है, कम्युनिस्ट के सरकार में, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल में आपको इस टाइप का निरंकुश, इस टाइप का आपको घमंडी, इस टाइप का अहंकारी जी आपको मुखिया नहीं हुआ है। राजतंत्र में भी इस टाइप का दमन शोषण नहीं था, इस टाइप का हत्या, इस टाइप का जो है आपको बलात्कार, इस टाइप का अपराध नहीं था। ये उसको भी राजतंत्र को भी राजतंत्र के टाइम के अत्याचार को भी नांग चुका है। आपको ये राणा काल के भी अत्याचार आतंक को आगे निकल चुका है। इसको अंत करने के लिए नागरिक को सचेत होना पड़ेगा, यहाँ के बुद्धिजीवी विद्वान को सचेत होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इस विषय में। जब तक ये अवेयर नहीं होता तब तक ये मुकेश चौरसिया जी का घटना के जैसा घटना घटते रहेगा। इसमें प्रशासन को, सरकार को निष्पक्ष और चुस्त होना पड़ेगा। अब थोड़ी सी इसमें एक और सवाल यहाँ जुड़ता है कि जो लोग अभी सत्ता में हैं, जो हर चीज़ उनके पास हर चीज़ से संपन्न है, जो लोग इस देश की कानून बनाए, उन्हीं लोगों ने आज रोड पर भिक्षा मांग रहे हैं उसी न्याय के लिए। उसी मुकेश चौरसिया का जो घटना है उसके लिए रोड से भिक्षा मांग रहे हैं इस न्याय के लिए। तो जिस दिन कानून बनाए वो लोग, वो आज क्यों रोड से भिक्षा मांग रहे हैं? उसमें नीति और नीति का जो बात आती है, इसके संबंध में आप क्या कहते हैं? ये तो जो कानून बनाने वाले खुद रोड में है, तो उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने इस टाइप का कानून क्यों बनाए, इस टाइप का विभेदी क्यों बनाए। समग्र देश के लोगों को समेट के, उनके अधिकार को समेट के, उनके भावनाओं को समेट के और अपराधी को सजा मिले, इस टाइप का कानून बनाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं बनाया। ये पता है, हम लोग हमारे यहाँ के यहाँ ये चलती भी है, जो जिसके लिए खत्ता खुलता है उस खत्ता में खुद गिर जाता है। तो आज यही हो गया है कम्युनिस्ट सरकार को, जो अपने ही खाता में अपने ही गिर रहा है। तो ये मैंने उन लोगों का, उनके कर्म का फल है, बाकी उनसे पूछना पड़ेगा। जी जी। अब थोड़ी सी हम इसे को मोड़ना चाहेंगे अपनी समाज की तरफ में। हम लोग की तराई प्रदेश की जो आवाज़ हर हमेशा आप लोग उठाते आए हैं, यहाँ भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत सारा लोग शहीद हुए हैं, कुछ लोग जिंदा शहीद भी हैं। लेकिन क्या उनकी भावना को आप लोग या यहाँ की समाज क्या समेट करके चलने में कामयाब है या नहीं? देखिए, ये आपको आंदोलन के जो शहीद हैं, आंदोलन के जो जीवित शहीद हैं, जो आंदोलन के घायते हैं, जो आंदोलन से प्रभावित हैं और जो नहीं भी प्रभावित हैं, उन सभी के भावनाओं को समेट के प्रदेश मजदूर की सरकार को चलना चाहिए। जो मैंने रोष जो आपको देखने को मिल रहा है जिला जिला में, वो उन लोगों को अपने काम के दायरा को बढ़ाना चाहिए। ये लोग आपको सांसद अपने क्षेत्र में सिमट गए, मंत्री अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं। उनको पूरे प्रदेश के लिए सोचना चाहिए, पूरे प्रदेश के लिए सोचना चाहिए। जिनके आपको देश पे, जो कार्यकर्ता देश पे अपने सत्ता पाया है, अपनी गाड़ी में नेपाल झंडा लगाया है, उनको समेट के चलना चाहिए, उनके भावना को कदर करना चाहिए, जिसमें कमी देखा गया है। इसके संबंध में जब कमी आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी देखते हुए भी उसके समस्याओं की तरफ, उनके जितने भी समस्याएं हैं उनके प्रति आप लोगों का रुझान, झुकान जो है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसा है कि आपको नीति निर्माण लेवल में ये आपको हो रहा बात पार्टी के भीतर में कि इन लोगों को पर भी अंकुश लगाया जाए, इन लोगों को जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, जनतामुखी कैसे किया जाए, ये इस पर चर्चा हो रहा है। ये अध्यक्ष जी लोग चर्चा कर रहे हैं, पदाधिकारी लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस पर जल्द ही कुछ न कुछ आपको
महत्वपूर्ण डिसीजन किया जाए। अब अंत में हम लोग इस कार्यक्रम के अंत में अब हम लोग का जो समाज में नीति और नीति के जो बात हमने शुरू किया है इसमें और भी एक समस्या है जहाँ पे गलती करने वाले कोई और है, सजा भोगने वाले कोई और है। इसके संबंध में आपका क्या है? देखिए, ये सभी बात आपको पहले ही हो चुका है कि यहाँ के कानून में सुधार होना पड़ा। यहाँ के जो देश संचालक हैं, जो राज्य संचालक हैं, उनको ईमानदार होना पड़ा, उनको जनतामुखी होना पड़ा, देशमुखी होना पड़ा। वो लोग परिवार मुखी नहीं होकर के, आपको क्षेत्रमुखी नहीं होकर के, आपको प्रदेश मुखी हो, जनता मुखी हो, कार्यकर्ता मुखी हो, शहीद मुखी हो, तब ये सारा समस्या अपने आप समाधान है। अर्थात एक लाइन में अगर कहा जाए तो हम लोग की देश की जो मूल 3 निकाय हैं मूलतः, जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों का संयमता अपनाना होगा। तो ये क्या संभव है हाल की अवस्था में? ये आपको यदि राजनीतिक ठीक हो जाए, राजनीतिक ही सबसे मजबूत कड़ी है। राजनीतिक आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी को दुरुस्त करता है। यहाँ का कार्यपालिका को भी ये आपको, और यहाँ के न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तो ये व्यवस्थापिका जो है ना, ये दोनों को पंगु बना कर रखेगा। न्यायपालिका में जज का नियुक्ति आपको ये जीएम नियुक्ति की तरह कानून पास किया है, पार्टी का कार्यकर्ता है, आंदोलन में गया है, नारा जुलूस लगाया है, उसमें क्वालिटी हो नहीं हो, वो आपको जज बन जाता है यहाँ इस देश में। तो वहाँ उस जगह से आपको न्याय का कितना, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सभी लोग वैसे ही हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता भर्ती की तरह आपको सर्वोच्च अदालत हो गया है, कार्यकर्ता भर्ती की तरह आपको उच्च अदालत, जिला अदालत हो गया है। तो उसमें वहाँ पे आपको उस कार्यकर्ता से न्याय का बहुत अपेक्षा नहीं किया जा सकता। उसी तरह आपको ये कार्यपालिका में भी इसी टाइप का हो गया है कि प्रमोशन आपको कार्यकर्ता के आधार पे मिलता है, पार्टी के आस्था के आधार पे मिलता है, राजनीतिक आस्था के आधार पे मिलता है। ये सभी आपको जगह पे आपको यूनियन है, सभी जगह पे कर्मचारी का संगठन, ये टीचर का संगठन, स्कूल में जाइए तो विद्यार्थी का संगठन, ये सब जो है ना, आपको सभी लोग कर्मचारी संगठन, कर्मचारी के हित से ज़्यादा आपको अपने नेता के प्रति निष्ठावान होता है। विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी के हित से ज़्यादा आपको पार्टी के हित के लिए काम करता है। तो ये सभी में राजनीतिक हो गया है, उस सभी को कमांड आपको कर रहा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को दुरुस्त करेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप दुरुस्त कर जाएगा। क्या ये संभव है हाल की अवस्था में? अब संभव तो करना पड़ेगा। उसमें आपको मतदाता को भी मत देते समय ये आपको दारू मांस में नहीं जा कर के, पैसा में नहीं जा कर के, जाति में नहीं जा कर के, भाई बरदार कुटुंब में नहीं जा कर के, जो जनता मुखी हैं, जो आपको कर सकते हैं, जो ईमानदार हैं, जिस पर कोई छाप नहीं लगा है, उनको मत देना चाहिए। यहाँ तो क्या होता है कि मैंने अब जिनके पास पैसा नहीं है उनको टिकट नहीं मिलता है, इसलिए टिकट नहीं मिलता है कि ये उन लोगों को खिला पिला नहीं पाएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल पाएगा। तो जितने भी आपको रोड पे होते हैं, जो भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, अधिकांश आदमी वैसे ही है जो, और वो टिकट नहीं पाते हैं। तो जो टिकट नहीं पाते हैं, जो आदमी जैनून है, जिनको चाहिए, जो समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, जो समाज परिवर्तन कर पाएंगे, करेंगे, जिनको लालसा है, जिनको अपेक्षा है, जो करना चाहते हैं, वो आपको अवसर से वंचित रह जाते हैं। इसका ये है, इसके लिए आपको सभी लोगों को मिल के, जनता को इस बात को समझ के, जाति पाति से ऊपर उठ के, नातावाद, कृपावाद, आपको पैसावाद, ये सभी से उठ करके जो जैनून लोग हैं उनको वोट करें, अपने आप राजनीतिक में शुद्धता आ जाएगी। यानी कि सीधी सी एक लाइन में अगर कहा जाए तो नई बोतल और पुरानी शराब, यही वाली कहानी हो सकती है। नहीं, एकदम बढ़िया। आपका सभी क्वेश्चन बहुत ही जैनून होता है और समाज परक होता है, बहुत ही
बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं। तो है लोग सभी में आपको रिटायरमेंट का समय होता है, तो रिटायरमेंट का समय शराब में नहीं है, जो जितना पुराना होगा जी। उतना अच्छा है। तो वही फार्मूला राजनीतिक में लागू हो रहा है, जो राजनीतिक में ये आपको नहीं है, ये इस तरह का होना नहीं चाहिए। जो नई सोच के लोग, नई पीढ़ी के लोग, युवा लोगों को अवसर मिले, और जो पुराने लोग हैं, पुराने सोच के लोग हैं, वो लोग अब रिटायर हों, तब अपने आप परिवर्तन होगा। चलिए, तो आप इतना कार्यव्यस्तता के बावजूद भी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आपने हमको